प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 का जो आपकी क्षितिज बुक है उसका पहला पाठ है दो बैलों की कथा। उस कथा का स्पष्टीकरण आज मैं सार के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य का ऐसा नाम है जिसे हम पढ़े बगैर कभी भी साहित्य में प्रवेश नहीं कर सकते। थोड़ा सा पाठ के परिचय से पहले मैं लेखक का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए और नौकरी पर रहकर ही उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूर्ण की। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उन्होंने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं और उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। उनके द्वारा लिखे गए कुछ निबंध भी हैं जिसका शीर्षक है कुछ विचार और विविध प्रसंग। प्रेमचंद की रचनाओं में शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज उठती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों, दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, बहुविवाह का यहाँ में जो एक व्यक्ति कई विवाह करता है, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी बहुत ही प्रभावशाली साहित्य लिखा। अब जो ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, उस कहानी में 2 बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है और मानो उन 2 बैलों के माध्यम से आज़ादी पाने के संघर्ष को लेखक अपनी इस रचना के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आज़ादी अनमोल है और उसको पाने के लिए मरते दम तक तैयार रहना चाहिए और स्वदेश के हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को सदैव तैयार होना चाहिए। लेखक ने पाठ की शुरुआत की है गधे के ऊपर विवरण से। आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही रोचक वर्णन है। आपने कभी गधे को इस नज़र से देखा नहीं होगा जैसा लेखक हमें दिखाना चाह रहे हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का यानी कि पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता होती है कि जो चीज़ सहन करनी है वो भी सहन करते हैं और जो नहीं सहन करना है उसे भी सहन करते हैं। उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहिनी का रूप धारण कर लेती है। लेकिन कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। वैसाख के महीने में खूब घास चरकर चाहे वो उछल कूद भले ही कर लेता हो और थोड़ा सा ढेंचू का शोर भले ही कर लेता हो, परंतु उसके आगे पीछे वह कभी खुश नजर नहीं आता। उसके चेहरे पर हमेशा एक निराशा भरा दुख छाया रहता है। सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, किसी भी दशा में उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता है कि जितने भी अच्छे गुण ऋषि मुनियों में पाए जाते हैं वो सभी गुण किसमें हमें देखने को मिलते हैं? हमें गधे में देखने को मिलते हैं। अब आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि हम सदैव से एक ही उपदेश पाते हैं सभी जो विद्वजन हैं और वो कहते हैं सांसारिकता में मत पड़ो, जैसी भी परिस्थिति है उसमें वैसे ही प्रसन्न रहो, जैसे सुख में रहते हो वैसे ही दुख में भी प्रसन्न रहो। अब आप देखिए गधे में सारी अच्छी क्वालिटीज हैं
सारे ऐसे गुण हैं जो महान ऋषि अनेक तपस्या करने के बाद प्राप्त करते हैं, परंतु इतने अच्छे गुणों का भी हम जैसे अपमान करते हैं कि जब उसको हमने मूर्ख की श्रेणी में रख दिया। अब आप सोचिए, क्या अच्छे गुणों का इतना अपमान किस कारण से हुआ होगा कि गधे के सभी अच्छे गुण, उसकी कौन सी ऐसी बुराई है जिसके कारण वो बुराई में यानी कि मूर्खता के पर्यायवाची के रूप में परिवर्तित हो गए। अब देखिए, यहाँ एक ही रीजन है, एक ही कारण है। देखिए, जो कुत्ता है वो भी आपकी बहुत मार भी सहेगा, दुलार भी सहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी आप कभी कभी अपने मन की नहीं कर पाते, वो विरोध प्रकट करता है, वो आपके टॉर्चर को सहने से इनकार करता है, आपको काट भी लेता है, आपको भौंक भी लेता है। गाय अपने बच्चे के लिए शेरनी बन जाती है, यानी कि हर वो व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी प्रतिकार करना जानता है। यहाँ प्रतिकार से मतलब कि सबसे पहले हमें अपना सम्मान करना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और किसी के भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। तो केवल गधे के इसी एक अवगुण के कारण, क्योंकि वो उस चीज को भी सह लेता है जो सहने वाली है, वो उस परिस्थिति में भी खुश रहता है जिसको उसको सहना नहीं चाहिए, तो केवल उसका एक अवगुण उसे मूर्खों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। और अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं कि जैसे जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है क्योंकि वो प्रतिकार करना नहीं जानता, हर परिस्थिति में खुश रहता है। जिस समय ये पाठ लिखा गया था उस समय भारतीय अफ्रीका में ऐसा ही अपमान सहन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भारतीय खूब मेहनत करता था, 4 पैसे बचा के रखता था, बुरे ऐब नहीं करता था और जीवन के आदर्श को उनकी नज़रों में नीचा करते थे भारतीय, कि एक जो लाइफ है, जो उनका स्टैंडर्ड है, उनके स्टैंडर्ड को ये नीचा करते हैं। क्योंकि वो सीधे प्राणी थे, अपनी मेहनत करते हैं, पैसों को बर्बाद नहीं करते, सुख दुख हानि लाभ सब में एक से रहने की कोशिश करते हैं, अपमान सहते हैं, मेहनत करते हैं और इसीलिए उनके इस अच्छे व्यवहार के कारण ही उनको अफ्रीका में अपमानित किया जा रहा था। झूरी काची के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडोल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया। अब वे एक साथ खाते, खेलते और धौल धप्पा करते। धौल धप्पा में समझाऊं आपको कि जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को धकेलते हुए शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, उसे हम धौल धप्पा कहते हैं। जानवर आपस में एक दूसरे के साथ जो खेलते हैं, वे एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे और आंखों से ही एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। संयोग से झूरी ने एक बार अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। हुआ ये कि जो उसकी पत्नी थी, उसका भाई गया, घर आया और झूरी से कुछ दिनों के लिए उसके बैल मांगकर ले गया। लेकिन बैलों को क्या पता कि वो थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं। उन्हें तो ये लगा हमारे मालिक ने हमें बेच दिया और वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते और मुश्किल से वे शाम तक नई जगह पर पहुंचे और वहां पर भी उनका मन नहीं लगा। पूरे रास्ते उन्होंने गया को परेशान कर लिया, बार बार कोशिश करते कि बैलगाड़ी को कहीं ना कहीं धकेल दें। कोई एक तरफ जाता तो कोई दूसरी तरफ जाता। गया के पसीने छूट गए उनको अपने घर तक ले जाने में। अब जैसे तैसे गया अपने घर तो ले गया, लेकिन वो बड़ा गुस्सा था और जब उसको चारा दिया दोनों को तो सूखा चारा डाल दिया और उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। रात को दोनों बैलों ने एक दूसरे को चुपचाप कनखियों से देखा। कनखियों से देखते हैं, चोरी चोरी देखना। चुपचाप सलाह की और पगहे तोड़कर झूरे के घर चल पड़े। रस्सी तोड़ दी जिससे वो गड़े रहते हैं, जमीन में जो खूंटा होता है उसको उन्होंने तोड़ दिया और उसको खींचकर वो घर की ओर निकल पड़े। जैसे तैसे, चूंकि रास्ता उनको याद थी, आते टाइम उन्होंने देखा था, तो वो रात सवेरे होते होते झूरी के घर
पहुंच गए। जूली ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह झलक रहा था। विद्रोह भरा स्नेह, जहां वो अपने मालिक को छोड़कर जाना नहीं चाहते और मालिक से गुस्सा भी होते हैं कि तुमने हमें वहां क्यों भेज दिया। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। कोई रोटी लेकर आया, कोई गुड़, कोई भूसी, कोई चारा, सबने बैलों का सम्मान किया। हाँ, जूली की पत्नी को बड़ा क्रोध आया और वो उसे कामचोर और नमक हराम कहने लगी और गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला और मजदूर से भी कह दिया कि इनको कुछ भी अच्छा खाना नहीं आज मिलना चाहिए। जूली कोशिश करता रहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से उनको सूखा चारा ही दिया। दूसरे दिन गया, फिर पहुंच गया और अब वो तैयारी करके गया था कि अब कैसे भी मैं बांध कर इनको लेकर आऊंगा। दूसरे दिन जूली का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी ना हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। जूली के साले ने खींचकर उसके नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस न हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थीं, इसलिए पकड़े गए। अगले दिन फिर सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरव की एक छोटी सी लड़की थी जो 2 रोटियां लेकर आई और एक उसने हीरा को दी और एक मोती को दी। रोटियां खाकर मानो हीरा और मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। प्रेम से दिया गया भोजन थोड़ा भी मन को संतुष्टि प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं मान का पान ही बहुत है। चाहे कोई सम्मान से, प्रेम से थोड़ा ही दे, लेकिन उसमें भी आत्मा तृप्त होती है। उन्हें पता चला कि जो छोटी लड़की है उसकी माँ मर चुकी है और इसलिए सौतेली माँओं से बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़ाकर फिर से भागने की योजना बनाई और दोनों रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना तो भागे, क्योंकि अगर लड़की के खोलने पर बैल भाग जाते तो लड़की की पिटाई लगती कि इन बैलों को भगाने में लड़की का योगदान है। बैलों को ना भागते देख लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो, पकड़ो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया, गांव के लोग भी पीछे हो लिए और दोनों को भीड़ से बचने के चक्कर में दोनों रास्ता भटक गए। अब नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंच गए। बहुत देर से भागने की मेहनत कर रहे थे, भूखे भी थे। सामने मटर का खेत था और दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। अचानक क्या देखते हैं, सामने से एक बहुत बड़ा सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा है, यानी कि इन दोनों को मारने के उद्देश्य से उनकी ओर भागा चला आ रहा है। दोनों डर गए। अब मुकाबला कैसे करें, क्योंकि उनको सांड से लड़ने का अनुभव नहीं था। हीरा ने मोती को सलाह दी, दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करते हैं। मैं इधर से मारूंगा तो तुम उधर से मार देना, मैं पीछे से मारूंगा तो तुम आगे से मारना। दोनों ने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को 2-2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया दिखाई और छोड़ दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस पाठ में जो लेखक है प्रेमचंद, वो बैलों के माध्यम से नीति विषयक मूल्यों को उभारना चाहते हैं। जब भैरव की बेटी की जो सौतेली माँ थी उसको मारने की बात आई थी, तो हीरा ने कहा था कि औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और यहाँ पर भी हारे हुए बैरी पर वार करना नहीं चाहिए। तो पूरे पाठ में बहुत ही सुंदर पाठ लिखा है और पूरे पाठ में अलग अलग जगह पर आपको बहुत सारे नीति विषयक मूल्य दिखाई देंगे। अब सांड से तो वो जीत गए और विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाना शुरू ही किया था कि 2 आदमी लाठी लेकर आ गए।
हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। यहाँ इस पाठ में दोनों जो मित्र हैं उनकी मित्रता किन किन चीजों में दिखाई देती है। देखिए, पहली घटना, जब झूरी खेत में हल चलाया करता था तो दोनों मित्र सोचा करते थे कि सबसे ज्यादा मेरे ऊपर भी वजन आए और मेरे मित्र के ऊपर कम जाए। दोनों एक साथ खाते और एक साथ खाना छोड़ देते, दोनों एक साथ ही रहते और मुसीबत में भी दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। यहाँ पर भी जब मोती पकड़ा गया, हीरा स्वतंत्र था, फिर भी वो हीरा वापस लौट आया और मोती के पकड़े जाने पर दोनों पकड़ में आ गए, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को छोड़ना जरूरी नहीं समझा। कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब देखिए कांजी हाउस क्या है। जो सड़क के आवारा जानवर होते हैं उनको सरकारी एक गौशाला मान लीजिए या ऐसी जगह मान लीजिए जहाँ पर आवारा जानवरों को रखा जाता है। पहले तो उनको कोई अगर लेने नहीं आता तो वो सरकारी संपत्ति बन जाते हैं और एक दिन उनकी नीलामी होती है, उनको बेच दिया जाता है। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। कांजी हाउस का जो वातावरण था वो झूरी के घर से बिल्कुल ही अलग था और झूरी के घर से तो गया का घर ठीक था, लेकिन यहाँ तो गया के घर से भी ज्यादा कुछ भी खाने और पीने के लिए किसी भी जानवर को कुछ नहीं मिल रहा था। वहाँ बहुत सारे जानवर पड़े थे, भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे सब थे और सब बेचारे भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। और जैसे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी और रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पहुंचा। उसने हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तुझे कितनी जानें पड़ी हैं या बेसुध आजाद हो जाती। अगर दूसरों को आजाद कराने के लिए अगर थोड़े से परिश्रम भी करना पड़े, थोड़ा सा खतरा भी उठाना पड़े, तब भी उठा लेना चाहिए जिससे किसी का भला हो। अब मोती को और भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा और 2 घंटे की आजमाइश के बाद लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां और फिर भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे, बोले भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। यही वो तथ्य है जिसे लेखक दिखाना चाहते हैं कि हम अपने लिए कितना लड़ते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा जब नहीं कर पाएंगे तो किसी की स्वतंत्रता के लिए हम लड़ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आजादी मिल रही है तब भी गधे भागने को तैयार नहीं है, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। मोतीनों ने सींग मारकर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। और वो हीरा को छोड़कर नहीं गया, वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे और उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। बस एक बार पानी दिखा दिया जाता। कहाँ तो झूरी बड़े प्रेम से अच्छा खाना उसे खिलाता था और यहाँ पर खाने को और पीने को कुछ भी नहीं था। दोनों की ठठरियाँ निकल आईं, मतलब बहुत कमजोर हो गए। अब एक दिन कांजी हाउस के बाहर कुछ वाद्य यंत्र बजने की आवाज आई तो सोचने लगी ये क्या हो रहा है। वो थी नीलामी की घोषणा कि कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में उन्हें एक व्यक्ति ने खरीदा जो बड़ा ही क्रूर दिखता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, आंखें लाल थीं। वो हीरा मोती को देखने आया। चूंकि हीरा मोती बहुत कमजोर हो चुके थे तो उन कमजोर बैलों को कोई खरीदना नहीं चाहता था कि कमजोर बैल किस तरह से खेती में काम कर पाएंगे। लेकिन उस मुच्छर ने उनको खरीद लिया
और मुच्छर से बड़ा उन्हें डर लगने लगा कि अब तो ये सच में हम पर चाकू चलाएगा, ये कसाई को हमें बेच देगा और हमें जिंदा ही मार डालेगा। जिंदा ही हम दफन हो जाएंगे और हमारी बोटी बोटी काट ली जाएंगी। और जैसे वो कूल्हे में उंगली गोद कर देख रहा था और उससे हीरा मोती कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल के साथ चल पड़े और अपने भाग्य को कोसने लगे। रास्ते में उन्हें गायों का एक झुंड नजर आया, गाय और बैलों का एक परिवार नजर आया। सभी बड़े प्रसन्न होकर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं। ये नहीं सोचते कि इनके ही कुल के दूसरे लोगों को ये कसाई पकड़े लिए जा रहा है और ये अपने स्वार्थ में मस्त हैं। यहाँ पर हम ये संकेत दिया है कि जो लोग स्वार्थ में रहकर दूसरों की परवाह नहीं करते, उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी किसी के बारे में सोचें। सहसा रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा और उनके दुर्बल शरीर में थोड़ी सी जान आ गई। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो वही हार था, वही जगह थी जहाँ वो चरने आया करते थे। वो और तेजी से भागने लगे और उन्हें वो जगह दिखाई दी जहाँ पर उनको जूरी बांधा करता था और जाकर उस स्थान पर खड़े हो गए। कसाई खींचता और जूरी उस समय बैठा धूप सेक रहा था। उसने बैलों को आते देखा और कसाई को उनके पीछे भागते देखा तो बोले, तुम मेरे बैलों को हाथ नहीं लगा सकते। मुच्छर कहता है, मैं तो खरीद कर लाया हूँ। कि नहीं, क्या पता चोरी लिए जाते हो, ये मेरे बैल हैं, ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं तो ये मेरे बैल हैं। झूरी ने उन्हें देखा और दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, मैं तो नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उन पर सींग चलाया। दड़ियल भागा और उसे दूर गांव तक छोड़ के आया। झूली ने प्रसन्न होकर नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे और गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको कौन कौन से करने होंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कोई भी पशु मरा नहीं है, भागा नहीं है और उसकी जानकारी रखने के लिए वहाँ की हाजिरी ली जाती है कि जानवर पूरे हैं, कोई बीमार नहीं है, कोई मरा नहीं है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? क्योंकि छोटी बच्ची थी, वो भी सौतेली माँ के अत्याचार को सहन कर रही थी। यहाँ दोनों बैल भी हीरा मोती और गया के अत्याचारों को सहन कर रहे थे। गया उन पर अत्याचार कर रहा था, तो दोनों बैलों की जो स्थिति है और छोटी बच्ची के साथ जो व्यवहार है, उन दोनों की परिस्थिति एक समान लगने के कारण उस छोटी बच्ची को उन बैलों से आत्मीयता हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी सी झलक उन दोनों बैलों के व्यवहार में दिखाई दी। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा ना गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत लेकर सब भाग पड़ा और उससे हीरा का कष्ट ना देखा गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा को क्रोध आ गया तो वो पीछे हट गया और उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो दोनों ने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उनका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह को अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार उन्होंने सांड को हरा ही दिया। पांचवी घटना, जब मटर के खेत में मोती मटर खाते हुए पकड़ा गया तो हीरा उसे विपत्ति में देखकर वापस आ गया, उसे अकेला छोड़कर गया नहीं। छठी घटना, कांजी हाउस में भी हीरा ने जब दीवार तोड़ी और उसे रस्सियों से बांध दिया तो मोती ने भी उसका साथ दिया। उसने भी बाड़े की दीवार को तोड़कर अधूरा काम पूरा किया
और फिर उसका साथ देने के लिए वहीं पर रुक गया। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। समाज में स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज के ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक कष्ट ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं और उनके माध्यम से लेखक सभ्य समाज पर अपनी उन कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं जो स्त्रियों की प्रताड़ना करते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है। देखिए, किसान का और पशुओं का नाता बहुत पुराना है। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहता है। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करता था। और यहाँ पर उसका हृदय आनंद से भर गया जब उसने बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनको वापस आते देखा और उनका मन से स्वागत किया। आशय स्पष्ट कीजिए। का प्रश्न है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ पर जो जानवर हैं बिना कुछ बोले अपने और हमारे मन की बातों को कैसे समझ लेते हैं, और जबकि जो मनुष्य है सभी शक्तियों से सज्ज है और फिर भी वह एक दूसरे के मन की बातों को समझ नहीं पाता। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। प्रेम से दिया गया थोड़ा खाना भी मन को संतुष्टि देता है। और गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, परंतु खाना दिया तो वो संतुष्टि नहीं देता, जबकि उस बच्ची के हाथ की एक एक रोटी भी उनको वही आराम दे रही है जो प्रेम से दिए गए भोजन से उनको मिलती है। एक और जरूरी प्रश्न है, क्या आपको लगता है यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। जिस तरह से दोनों बैलों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हुए स्वदेश के लिए हर संघर्ष को वो करते रहे। और संघर्ष करते करते उन्होंने अनेक तरह की मुसीबतों का सामना किया, परंतु मुसीबत में वो संगठित ही रहे और लड़ते रहे और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। काल कोठरी में कैद किया, भूखा प्यासा रखा और उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज़ादी की लड़ाई थी जो अंत तक पहुंचकर ही उसको आराम मिलने वाला था, उसको विराम मिलने वाला था। उम्मीद है आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से काफ़ी बड़ा पाठ है ये, तो कोशिश की है कि आपको सार थोड़ा सा संक्षिप्त बताऊं ताकि आपको कम में पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।